Hello everyone, welcome back to your channel Study with Alka Kanjwal. I am Alka Kanjwal and I am here to start with a new topic. It's not a topic basically, it is a continuation of the MCQs. हम जो MCQs कर रहे थे जो कि सारे एग्जाम्स में, be it your bank, be it your IGNOU exams, be it your PGT, TGT, कोई भी सब्जेक्ट में एक कंप्यूटर सेक्शन रहता ही है. तो उसको एश्योर करने के लिए कि इसमें एटलीस्ट इस सेक्शन में आपके फुल मार्क आए, इसीलिए ये एक कोशिश है. तो आशा करती हूँ आपको ये पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको सच में पसंद आ रहा है तो कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि एक मोटिवेशन मिले और ये कंटिन्यू चल सके. सो प्लीज सब्सक्राइब टू योर चैनल स्टडी विद अलका कंजवाल. So let us start with today's session. I hope आपने जो पहला पार्ट 1 MCQs है उसको अच्छे से कर लिया होगा. आज हम एक और सीरीज, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है. So बस शुरू करते हैं आज के सेशन से. So this is Study with Alka Kanjwal. So yes, let us start with the first question of today. That is, the memory sizes in the mainframe computers and advanced technology microcomputer are expressed as. तो कौन से मेमोरी साइजेस किस में एक्सप्रेस किए जाते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर में, एडवांस टेक्नोलॉजी माइक्रो कंप्यूटर में, बाइट्स में, किलोबाइट में, बिट्स या मेगाबाइट में. तो आंसर क्या होगा? मेगाबाइट. आंसर आपका आ जाएगा इसमें मेगाबाइट. मेगाबाइट्स में एक्सप्रेस. तो हमको पता है कि बाइट तो सबसे स्मॉलेस्ट हो गया इन सब में, बिट सबसे स्मॉलेस्ट है, फिर बाइट्स है, फिर किलोबाइट है, मेगाबाइट्स. बिकॉज हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की. और एडवांस टेक्नोलॉजी माइक्रो कंप्यूटर तो ऑब्वियसली उसकी साइज ज्यादा होगी, तो वो है मेगाबाइट. ओके हमने बहुत सारी टाइप्स ऑफ मेमोरी जब हम कर रहे थे तो उनके बारे में बाइट और किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ये सब के बारे में डिटेल में बात की है. तो आप कृपया करके वो भी आप चेकआउट कर लें. अब आपको याद है कि जब हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने किया था सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इससे पक्का एक क्वेश्चन जरूर आता है. Which of the following is not an application? Not an application. अब हम रिस्पॉन्स पढ़ेंगे कि ऑप्शंस में क्या क्या है. रेड हैट लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब पेज मेकर, ओपन ऑफिस. अब देखिए, अब हमको ये तो पता है, जब हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात किया तो हमको ये पता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है. मगर अगर हमको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम ही याद नहीं है तो इसमें हमको प्रॉब्लम हो जाएगी. अगर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के समय ध्यान से सुना होगा कि लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो हम आसानी से इसको क्लिक कर देंगे कि ये रेड हैट लिनक्स है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है. और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर तो, और बाकी सब एप्लीकेशन है. जो भी एप्लीकेशन जैसे ऑफिस है, वर्ड है, ओपन ऑफिस है, एडोब फोटोशॉप है, ये सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं. ओके अब कंप्यूटर टर्म में एरर, अगर हम नॉर्मल ह्यूमन व्हेन वी टॉक इन अवर डेली लाइफ तब नहीं बोलते एक एरर हो गई, एक मिस्टेक हो गई. मगर कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में एक एरर को क्या बोला जाता है? एरर को बोला जाता है बग. एक बग आ गई है, ठीक है, जैसा हम लोग प्रोग्राम भी करते हैं तो एक बग आ गई है. व्हाट इज द एरर? एरर को बग बोलते हैं. अगर हम जब उसको करेक्ट कर रहे होते हैं उस एरर को, तब उसको बोलते हैं डिबगिंग द एरर. डिबग करो उस एरर को. और आइकन मतलब कर्सर तो आप सबको पता है, माउस का कर्सर. आइकन क्या होता है? जो जब भी हम डेस्कटॉप में ऑन करते हैं तब हमारे जो स्मॉल स्मॉल पिक्चर्स आते हैं, रिसाइकल बिन, माई पिक्चर, माई कंप्यूटर, ये सब होते हैं आइकन्स. Okay, so error in the computer is also known as the bug. अब we are always talking about artificial intelligence. तो कौन सा लैंग्वेज है जो कि artificial intelligence में यूज किया जाता है? फोर्ट्रैन, प्रोलॉग, सी, कोबोल. तो आंसर है प्रोलॉग.
ये है हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज किया जाता है। क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, विच पार्ट इंटरप्रेट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड इनिशिएट्स द कंट्रोल ऑपरेशंस। तो जो भी इनपुट हो रहा है वो तो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हो रहा है, आउटपुट दे रहे हैं हम आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। सो जो प्रोसेसिंग हो रही है, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, कौन से कंट्रोल ऑपरेशन है, उसके लिए हमारा कंट्रोल यूनिट रिस्पॉन्सिबल होता है। Okay, so that is the answer is control unit for this question. If any doubt आप लोग लिख लिया करो, चैट बॉक्स में लिख लिया करो कि ये क्लियर नहीं हुआ, आपको हिंदी में कंफर्टेबल है, इंग्लिश में कंफर्टेबल है, so you respond in the chat box, so accordingly I can take whatever you want. Okay, whatever is comfortable with you all, because the main thing is कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, इसको आपको हेल्प करना चाहिए। जो सीरीज चल रही है आपकी कहीं ना कहीं उसमें हेल्प होनी चाहिए। अब एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, हमने बात की थी। कंप्यूटर बस एक ही लैंग्वेज समझता है, वो है द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस। अब धीरे धीरे असेंबली लैंग्वेज आई। अब असेंबली लैंग्वेज तो कंप्यूटर समझेगा नहीं। अब जब हम असेंबली लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, इसके बारे में हमने पहले भी बात कर चुका है। जब हम लोग असेंबली लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, पहले जो मशीन लैंग्वेज थी, जब प्रोग्रामर्स मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस देते थे तो वो बहुत डिफिकल्ट था एक यूजर के लिए, मतलब कि एक आदमी के लिए वो मशीन लैंग्वेज में लिखना, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर द कोड। सब इंस्ट्रक्शन अगर हम 01110 इसके फॉर्म में दे रहे हैं तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो उस प्रोसेस को सिंपल बनाने के लिए हमारा असेंबली लैंग्वेज आया। अब उसमें ऐसे इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर समझने लग गया, ऐड, सबट्रैक्ट, डीआईवी। तो ये सब जो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर समझने लग गया, ये सब क्या थे, असेंबली लैंग्वेज के पार्ट थी। इसको क्या बोला जाता था, निमोनिक्स भी बोला जाता था, निमोनिक्स। अब असेंबली लैंग्वेज तो कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझ रहा है, उसको कन्वर्ट करने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए, उसको बोलते हैं assembler. So assembler is the program that converts assembly language into machine language. अब मैंने आपको ये भी बताया था कंपाइलर और इंटरप्रेटर का भी सेम फंक्शन है, to convert the high level language to machine language. कंपाइलर क्या करता है, पूरे कोड को एक साथ कन्वर्ट करता है, ऑल टुगेदर। ओके, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन, एक लाइन को किया, उसके बाद देखा एरर, अच्छा ये एरर है, उसको प्रोग्रामर को बताता है कि ये एरर करेक्ट करो, तभी मैं दूसरे लाइन को ट्रांसलेट करूंगा। सो बोथ द फंक्शंस ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर इज द सेम, है ना, कि कन्वर्जन करना हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। अब इससे देखा जाए तो दोनों की सिमिलैरिटी सेम है, बट कंपाइलर all together it does it all together, interpreter does it line by line। तो जब कंपाइलर all together कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी कंपाइलर की स्पीड ज्यादा रहेगी when it does the conversion, because interpreter is doing line by line। So that is one of the thing which we have to keep in mind। the integrated circuit, IC मतलब क्या है, integrated circuit chip, which is used in computer, it is made up of which, it is made up of silicon। ओके, इट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। तो कल की सेशन में हमने किया था कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में क्या क्या था, वो आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The processor which performs the arithmetic and logical operations is called, what is that processor known as? That is the arithmetic and logical units। Okay, so कोई भी arithmetic operation है, logical operation है, logical मतलब comparison है ना, so ये सब करता है ALU, arithmetic and logic units। Okay, so that is the answer। आगे बढ़ते हैं, when was the first email sent? ईमेल के बारे में, जब हम ईमेल के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले हम बात कर लेते हैं ईमेल मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल को हम जब भेजते हैं तो SMTP प्रोटोकॉल यूज होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये यूज होता है। और क्या बताया था इसके बारे में, कि जब हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं तब हमारा IMAP एंड पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ये यूज होते हैं वर्जन 3। सो डाउनलोडिंग में, सो ये सारे प्रोटोकॉल्स रिलेटेड टू ईमेल है।
अब जब हम बात करेंगे किसने भेजा था, ओके सेंट कब भेजा गया था, तो 1971 में भेजा गया था रे टॉमलिंसन के द्वारा, रे टॉमलिंसन के द्वारा भेजा गया था। और वो मेल कैसा था कि उसमें लिखा गया था समथिंग लाइक द फर्स्ट लाइन ऑफ द कीबोर्ड QWERTYUIOP, ये भेजा गया था। सो द फर्स्ट ईमेल वाज सेंट इन 1971 सॉरी बाय रे टॉमलिंसन। You can use the dash shortcut key to select all the files in a folder, सारे फोल्ड्स को एक साथ सिलेक्ट करना है तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है, Ctrl+A, अगर हमको सिलेक्ट करना है। अब मैं एक ऐसी भी आपको नेक्स्ट क्लास में एक ऐसे प्रेजेंट कर दूंगी कि बहुत सारे शॉर्टकट की साथ में होंगे, तो बहुत बेसिक है कि Ctrl+S किस लिए यूज होता है, सेव करने के लिए यूज होता है ना, सेव करने के लिए यूज होता है। और हमारा सी किस लिए यूज होता है, कॉपी करने के लिए। कॉपी मतलब अगर हमको एक चीज का डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना है तो हम कॉपी करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि एक जगह से हट के दूसरी जगह हमको कुछ चीज कट पेस्ट करनी है तो हम लोग एक्स करेंगे, Ctrl+X। अब अगर इसको पेस्ट करना है तो Ctrl+V। तो ये हम करेंगे आगे भी। और वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या शॉर्टकट कीज हैं, जैसे अगर हमको कुछ कंटेंट फाइंड आउट करना है Ctrl+F, H, Ctrl+H का क्या फंक्शन है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल, सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। ओके, अ कीबोर्ड, ये हमने अगर मेमोरी का चैप्टर सबने ध्यान से किया होगा तो ये क्वेश्चन हमको आ जाएगा। 1 KB is equal to dash bytes. So did I tell you it is equal to 2 to the power of 10 bytes? Yes, तो 2 to the power of 10 की वैल्यू कितनी होगी, 2 to 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 502, 12, and then it will be 1024 bytes, 2 to the power of 10 bytes, है ना। तो ये आप ध्यान से करो, 1024 bytes है। Which is the device that converts the output in a form that can be transmitted over a telephone line? So what is that device that converts the output into a form that can be transmitted? जैसे कि अब हमको एक डेटा भेजना है from the source to the destination, तो क्या हुआ, डेटा आया, डिजिटल फॉर्म में आया, तो उसको कन्वर्ट करता है, that answer is modem, okay, and modem stands for modulator, demodulator। अब ये क्या करता है मॉडेम, कि जब हमारा डेटा, डीमोड्यूलेटर, ओके, जब डेटा आया फ्रॉम द सोर्स, इट कन्वर्ट्स इट इनटू द digital data is coming, it is converting into analog signals, then it is transmitting over the telephone line। अब जो ये है डेस्टिनेशन में पहुंच गया तो एनालॉग को फिर से डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम हमारा करता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। सो दैट इज द डिवाइस मॉडेम। अब चलो आप लोग कुछ फिल फॉर्म कर लो जाते जाते। रीड ओनली मेमोरी, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। और जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इज स्टोर्ड इन रीड ओनली मेमोरी। और कौन से लोडर में स्टोर होता है, बूटस्ट्रैप लोडर। ये छोटी छोटी जानकारी है, जब पढ़ाते रहते हैं तो ध्यान आती रहती है, तो आप लोग भी इसको नोट डाउन करते रहो। दैट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू स्टार्ट द कंप्यूटर इट इज स्टोर्ड इन द बूटस्ट्रैप लोडर। ठीक है, अब हमारा पहले तक था कि रोम का कंटेंट को इरेज ही नहीं कर सकते हैं, है ना, इसको जो मैन्युफैक्चरर ने दे दिया, दैट इज द थिंग। बट नाउ वी आर हैविंग EEPROM, दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, ये एक टाइप ऑफ रोम ही है। ठीक है, प्रोग्रामिंग एंड इलेक्ट्रिकली के थ्रू it can be erased and it can be reprogrammed। electrically erasable programmable read only memory, रोम तो वही है, read only memory। अब जब हम बात कर रहे हैं प्रोम का, तो प्रोम का है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब ये है EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल, ये आप एकदम नोट कर लेना। ठीक है, programmable read only memory। VDU monitor is also known as the VDU, that is visual display unit, visual display unit। अब URL, अब हमको जैसे अगर IP एड्रेस के थ्रू सारी चीज याद करें, है ना, तो न्यूमेरिकल फॉर्म इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। मगर जब हमारा एक नेमिंग बेस्ड होता है, सो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द यूनिक नेम ऑफ द साइट्स वी विजिट। URL के बारे में भी बात करेंगे, यूनिक रिसोर्स लोकेटर।
oh sorry, uniform resource locator. It's uniform okay, just correct it. That is uniform resource locator. Uniform resource locator. That is the URL. अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जब हम लोग बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में कनेक्शन करना है, तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क है. लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क. इंटरनेट इज द एग्जांपल ऑफ द वाइड एरिया नेटवर्क. अब जब हमारा लोकल एरिया, जब हमारा एक छोटी जगह पे काम करना है, बिल्डिंग है उसके अंदर करना है, तो हम लोकल एरिया नेटवर्क प्रेफर करते हैं. अब जैसे हमको एक मेरा ऑफिस है मुंबई में, एक देहरादून में है, तो कनेक्शन करना है, तो इट इज अक्रॉस द सिटीज, तो इट विल बी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. ओके, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. और वाइड मतलब अक्रॉस द ग्लोब, द नेटवर्क दैट इज नोन एज द वाइड एरिया नेटवर्क. Now, for example, I want to transfer a photo from my device to someone else's device. तो मैंने ब्लूटूथ ऑन कर दिया और एक छोटा सा नेटवर्क अपना बना लिया, तो उसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क. PAN मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क. फाइन, तो छोटा सा रेंज होगा पर्सनल एरिया नेटवर्क का. Fine. So we are having ROM as read-only memory. EEPROM मतलब electrically erasable programmable read-only memory. Programmable ROM, erasable programmable ROM, visual display unit, uniform resource locator for URL, local area network, metropolitan area network, wide area network, or personal area network. Okay, so this is the full form, and they give this. जैसे मैं हमने कल DNS किया था, डोमेन नेम सिस्टम. सो एक बार नेटवर्किंग के भी जो कॉन्सेप्ट्स है वो जल्दी लेकर आऊंगी. नेटवर्किंग में जो जो टर्म्स यूज होते हैं, that will also be coming soon. So till then, definitely you all have to like, share, and subscribe. And the other thing is that keep preparing and just make sure that you all are getting full marks at least in this section. So जुड़े रहिए साथ में, और आगे हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं. So I hope that you all are enjoying it. So let us hope that we will meet again soon. Till then, bye bye everyone. Take care of yourself. Thank you everyone.